टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 4 एथिक्स के लेक्चर नंबर 2। और आज के वीडियो में जानेंगे लोग सुकरात के विचार। तो सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान के आधार पर ही उचित एवं अनुचित का बोध होता है। व्यक्ति गलत काम इसलिए करता है क्योंकि वह अज्ञान के वशीभूत होता है। जब ज्ञान का उदय होता है तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है। व्यक्ति नैतिक मूल्यों को जीने लगता है। ज्ञान के प्रति गांधी जी के विचार। तो ये गांधी जी के विचार है। अद्वैत के अनुभूति के बाद व्यक्ति अहिंसक हो जाता है। और ये अरस्तु के विचार है। तो समय, साहस, प्रेम, भाईचारा और मित्रता सद्गुण है। मित्रता के 3 आधार होते हैं। पहला है सुख, दूसरा है उपयोगिता और तीसरा है चरित्र की उत्कृष्टता। और ये क्वेश्चन है, आप सुख को किस अर्थ में स्वीकार करना पसंद करेंगे? तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा लोग। मूल, वैल्यू। तो मूल के अर्थ होता है कोई भौतिक वस्तु या मानसिक विचार का वह गुण जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है। और मूल के दो रूप होते हैं। पहला है साध मूल और दूसरा है साधन मूल। तो साध मूल में अपने आप में महत्वपूर्ण है, जैसे सत्य, अहिंसा और प्रेम, भाईचारा, कानून का पालन। तो ये साध के एग्जाम्पल्स है। और साधन में रोटी, कपड़ा, मकान ये साधन में आते हैं। बेंथम या मिल के विचार। तो सुख साध मूल है और प्रत्येक गतिविधि एवं व्यवस्था तथा नीतियों का मूल्यांकन सुख के आधार पर होना चाहिए। और बेंथम भौतिक सुख एवं शारीरिक सुख पर बल दिया। और बेंथम ने कहा हर वह गतिविधि नैतिक है जिससे शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है। और मिल ने मानवीय सुख को महत्व दिया और यह कहा कि साहित्य पढ़ने से जिस सुख की प्राप्ति होती है वह अन्य सुखों से श्रेष्ठ है। और संतुष्ट शुक्र की उपेक्षा, असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। यहाँ सुकरात शब्द नैतिक एवं ज्ञान का सूचक है। आज के युग में सुख को भौतिक सुख के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो पहला है आज का युग उपयोगितावाद का युग है। परिणामतः भौतिक सुखों पर बल दिया जा रहा है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं सम्मान का निर्धारण भी भौतिक संसाधनों के आधार पर हो रहा है। और ज्ञान की प्राप्ति भी भौतिक संसाधनों की प्राप्ति का साधन है। और शिक्षण संस्थानों से निकलने के बाद विद्यार्थी का मूल्यांकन भी आर्थिक पैकेज के आधार पर किया जाता है। सुख को भौतिक सुख के रूप में स्वीकार करने का परिणाम तो संसाधनों का दोहन, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। मजबूत वर्ग द्वारा संसाधनों पर कब्जा कर लेने से कमजोर वर्ग का सुविधाओं से वंचित हो जाना, परिणाम तो सामाजिक अन्याय में वृद्धि होगी। नैतिक मूल्यों की निरंतर उपेक्षा, परिणाम तो अनैतिक समाज का निर्माण। कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं कानून की उपेक्षा होने लगते हैं। एक बेहतर एवं सुंदर समाज के निर्माण के लिए सुख को किस अर्थ में स्वीकार किया जाना चाहिए? तो सुख को हमेशा नैतिक सुख एवं मानसिक सुख के रूप में स्वीकार किया जाए। इससे समाज ज्ञानवान एवं नैतिक बनेगा। सुख को नैतिक सुख के रूप में स्वीकार करने से सद्गुण समाज का निर्माण होगा और ये अपराध मुक्त समाज होगा। ये दोनों से गांधी का रामराज मूर्त रूप लेगा और रामराज मूर्त रूप लेगा। मानसिक सुख और नैतिक सुख व्यक्ति को गांधी, मदर टेरेसा या बुद्ध बना देता है। और सुख को किस रूप में स्वीकार किया? तो पहला है नैतिक एवं मानसिक सुख के रूप में, सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय के रूप में और समावेशी विकास एवं शांतिपूर्ण समाज के रूप में, कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यनिष्ठा के रूप में स्वीकार किया जाए और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाए। तो ये सुख को किस रूप में स्वीकार किया जाए? तो ये 5 पॉइंट है। आप कब सुख की अनुभूति या खुशी की अनुभूति करते हैं? तो पहला है जब दूसरे के चेहरे पर खुशी देखी जाए। और दूसरा है जब सामाजिक एवं आर्थिक न्याय में योगदान कर सके। और तीसरा है कानून का अनुपालन करने में। और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखने तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने
वाली बंधुत्व को प्रोत्साहित करने में, और 5वां है ज्ञान अर्जन में तथा कर्तव्य का पालन करने में, और 6ठा है सतत विकास, समावेशी विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध होने में। मूल्य वैल्यू मूल्य वैल्यू के 2 रूप हैं, पहला है साध मूल्य, दूसरा है साधन मूल्य, और इसमें प्रेम, सत्य, अहिंसा, कानून का पालन और शुभ संकल्प, तो ये साध मूल्य में आते हैं। और ये साधन मूल्य में रोटी, कपड़ा, मकान आते हैं। कानून का पालन करना चाहिए या नहीं, तो ये सुकरात के विचार देख लेते हैं ना, और ये गांधी जी के विचार है। तो सुकरात के अनुसार कानून का पालन करना चाहिए, अर्थात कानून का विरोध अनैतिक है, क्योंकि पहला पॉइंट है यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो अव्यवस्था पैदा होगी और लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। जैसे सड़क के नियम का उल्लंघन करने पर अव्यवस्था पैदा होगी तथा अन्य लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट है कानून की उपेक्षा एवं दृष्टि से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा की उपेक्षा है, और ये गांधी जी के विचार है। गांधी जी जैसे विचारक कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून के उल्लंघन को नैतिक मानते हैं। और पहला पॉइंट है यदि कोई कानून जनहित के विरुद्ध है और व्यक्तियों के विकास को बाधित करता है तो उसे कानून का विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। जैसे गांधी जी के नमक कानून का उल्लंघन किया तथा मार्टिन लूथर किंग नस्लीय भेदभाव कानून का विरोध किया। और दूसरा है यदि कोई कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध है और स्वतंत्रता को सीमित करता है तो उसका विरोध करना नैतिक कर्तव्य है। जैसे भारत में लागू आपातकाल का विरोध करना नैतिक धर्म माना गया। हांगकांग में प्रत्येक कानून का विरोध भी नैतिक माना गया। तीसरा है यदि कोई कानून पर्यावरण समावेशी विकास के विरोध है तो उसका विरोध करना नैतिक दायित्व है। 4 नंबर है कोई ऐसा विकास कार्य को प्रोत्साहित करने वाला कानून जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है तो उसका विरोध करना नैतिक है। और ये क्वेश्चन है कानून का विरोध करना किस परिस्थितियों में नैतिक हो सकता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। और दूसरा है क्वेश्चन कानून का पालन या विरोध के संदर्भ में अपने विचार को स्पष्ट करें। और तीसरा है क्या कानून का सदैव पालन करना किसी समाज के लाभदायक हो सकता है। सभी कानून सदैव अनुकरणीय नहीं होते हैं, उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन है। और कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है क्योंकि कानून का क्रियान्वयन कराने वाले एजेंसी निष्क्रिय है या भ्रष्ट है तो लोगों का विश्वास उस एजेंसी से समाप्त हो जाता है। और दूसरा है हमेशा न्याय देर से मिले या व्यवस्था की प्रक्रिया जटिल एवं धीमी है तो लोगों का धैर्य समाप्त हो जाता है और लोग स्वयं निर्णय सुना देते हैं या अभियुक्त को सजा दे देते हैं। जब लोग व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं तो व्यवस्था को बदलने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे नक्सली। और कानून को हाथ में लेने से रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो कानून का पालन करने वालों को सम्मानित किया जाए ताकि अन्य लोगों प्रेरित हो। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण स्तर पर वृद्ध एवं शिक्षित लोगों की समिति का निर्माण किया जाए और यह समिति युवाओं को प्रेरित करेगी और ग्रामीण समाज में असंतोष का सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया जाए तथा प्रशासक एवं जनता के बीच अंतर्क्रिया हो। और ये प्रशासक जनता के बीच अंतर्क्रिया है, इससे प्रशासक एवं व्यवस्था के प्रति असंतोष समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कानून का क्रियान्वयन कराने वाली एजेंसी को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए और न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा कानून सहायता के साथ निर्धारित समय में न्याय उपलब्ध हो। कुछ ऐसी परिस्थिति है जहां सत्य बोलना अनैतिक या झूठ बोलना नैतिक हो जाता है। तो झूठ बोलना नैतिक है या अनैतिक, तो किसी के जीवन को बचाने के लिए झूठ बोलना नैतिक हो जाता है। और अनुशासित, व्यवस्थित एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए झूठ बोलना नैतिक है। डॉक्टर द्वारा मरीज के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए झूठ बोलना नैतिक है। लोगों के आचरण को नैतिक बनाने, मूल्य की ओर उन्मुख करने तथा बच्चों को झूठ बोलने से रोकने के लिए अभिभावक झूठ का सहारा लेते हैं। यह झूठ बोलना नैतिक है।
और ये क्वेश्चन है, सत्य बोलना सदैव नैतिक नहीं होता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। और किस परिस्थिति में असत्य बोलना नैतिक हो सकता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। कुछ ऐसी परिस्थिति जहां हिंसा नैतिक हो जाती है, तो ये क्वेश्चन है। और कुछ ऐसी परिस्थिति जहां हिंसा नैतिक हो जाती है, तो पहला है डॉक्टर द्वारा मरीज के जीवन को बचाने के लिए ऑपरेशन करना, और दूसरा है अभिभावक एवं शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देना, और तीसरा है सैनिक द्वारा देश की रक्षा के लिए की गई हिंसा, और लोकतांत्रिक मूल्य मानवाधिकार के संरक्षण एवं अनुशासित समाज के निर्माण के लिए हिंसा का सहारा लेना, और गुलामी से मुक्त होना तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना, और महिलाओं द्वारा तलवार उठाना उस समय नैतिक है जब महिलाओं की अस्मिता, स्वाभिमान एवं सुरक्षा का प्रश्न हो। तो ये गांधी जी के विचार है। और ये क्वेश्चन है, क्या अहिंसा हर परिस्थिति में नैतिक हो सकती है? तर्क सहित उत्तर दे। और हिंसा किस परिस्थिति में नैतिक हो सकती है? और कर्तव्य ड्यूटी, तो इसके अर्थ या परिभाषा कहेंगे तो नैतिक नियम का अनुपालन करना ही कर्तव्य है। कर्तव्य में बाध्यता होती है। कर्तव्य ड्यूटी, तो इसके दो रूप है। पहला है पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य और दूसरा है अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य। तो पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य में कानून का पालन करना, और दूसरा है कर देना, और अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य में दान देना, बड़ों का सम्मान करना। कर्तव्य की दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता, तो इस कर्तव्य का चयन किया जाए जिससे लोग कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है, और उस कर्तव्य का पालन किया जाए जो तो कानून एवं संविधान से सुसंगत हो, लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास एवं सतत विकास के अनुकूल हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को प्रोत्साहित करने वाली बंधुता के अनुरूप कर्तव्य का चयन किया जाए। और कर्तव्य का चयन करते समय यह चिंतन किया जाए कि उस कर्तव्य का प्रभाव समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसे पड़ता है, और स्वयं से पूछा जाए कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी या नहीं होगी। और कर्तव्य की उपेक्षा के कारण, तो पहले है अज्ञानता, तो इसमें कर्तव्य की समझ का अभाव, और दूसरा है सामाजिक परिवेश, तो यदि समाज में कर्तव्य की उपेक्षा का अभाव है तो बच्चों के अंदर भी कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति सकारात्मक विचार पैदा होता है। परिणामतः कर्तव्य की उपेक्षा से अपराध बोध नहीं होता है। यदि कर्तव्य अरुचिकर है तो कर्तव्य की उपेक्षा होगी, और यदि कर्तव्य का निर्धारण क्षमता से ज़्यादा है तो कर्तव्य की उपेक्षा। और यदि समाज में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर्तव्य के आधार पर न हो बल्कि संपदा के आधार पर हो तो कर्तव्य की उपेक्षा। और यदि कर्तव्य का पालन करने से व्यक्तिगत हितों पर चोट पहुंचती है तो कर्तव्य की उपेक्षा स्वाभाविक है। कर्तव्य की उपेक्षा का परिणाम है तो अनैतिक समाज का निर्माण और भ्रष्टाचार, कानून की उपेक्षा होगी, और वंचित वर्ग का विकास बाधित हो जाएगा, और सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। तो कर्तव्य ड्यूटी की उपेक्षा होने लगे तो हमेशा समाज का पतन शुरू होने लगेगा। और दूसरा है व्यक्ति और समाज के विकास के लिए कर्तव्यनिष्ठा आवश्यक है। कर्तव्यनिष्ठा के अर्थ है कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव,